डिजीज है ना। तो हार्ट डिजीज में हम एक बार फिर से ये कर देते हैं कि क्या क्या हुआ था। हार्ट डिजीज में हम लोग क्या देखे थे कि वेरियस टाइप्स होता है। एक तो पहले हम लोग देखे थे, आपका बुक वाला ही देखे थे जो, जिसमें कि मीट्रल स्टेनोसिस था। मीट्रल स्टेनोसिस जिसमें क्या होता है कि मीट्रल वाल्व में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, या बोल सकते हैं सिकुड़न आ जाता है। जो मीट्रल वाल्व है उसी में सिकुड़न आ जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो अच्छे से कर नहीं पाता है। फिर आयोटिक स्टेनोसिस भी होता है, जो आयोटिक वाल्व जो होता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। फिर आता है आपका टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, या TOF भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है कि आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि अगर यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, TOF। तो इसमें क्या होता है आपका, मान लीजिए ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आ जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। जैसे कि राइट से आपका क्या निकलता है, यहाँ से हम लोग को पता है कि राइट से आपका निकलता है, ये राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आपका ये निकलता है, आर्टरीज निकलता है, और इसी में क्या आ जाता है, यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं पतला स्टेनोसिस हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब कि वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा बना हुआ है इसमें क्या आ जाएगा, छेद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर आता है आपका डेक्स्ट्रो पोजीशन, मतलब कि मान लीजिए अयोटा ऐसा करके निकलता है, ठीक है, अब इसका उल्टा पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, डेक्स्ट्रो पोजीशन हो जाता है एयोर्टा का। और साथ में जो ये वाला एरिया है इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। तो ये हो गया टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो ये भी हो सकता है, ये भी टाइप हार्ट डिजीज का ही एक कंडीशन है, जो कि आपका क्या कर सकते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका है, उसके बाद आता है स्मेंजर सिंड्रोम। स्मेंजर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, जो आपका ब्लड होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड में आने लगता है। ठीक है, और कराता क्या है, एसाइनोटिक टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। मतलब कि एसाइनोटिक मतलब ब्लूइश, ब्लू देखने को नहीं मिलेगा नवजात शिशु में, जो या फिर मतलब जो बच्चा होता है उसमें आपका ब्लूइश डिस्क्रिएशन नहीं देखने को मिलेगा उस दौरान ही। मतलब आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ये सिम्टम्स होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब कि वेंट्रिकल्स में बीच में आपका क्या रहेगा, छेद रहेगा। आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आर्टरीज में छेद रहेगा। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस क्या होता है, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा जो होता है उसमें एक तरह का अबनॉर्मल कनेक्शन होता है। जब बच्चा पेट में होता है, गर्भाशय में ही होता है, उस दौरान क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है। अब यही कनेक्शन अगर मान लीजिए बंद नहीं होता है तो उस डक्टस आर्टरियोसिस जो होगा वो पेटेंट रह जाएगा। पेटेंट मतलब कि खुला हुआ। उसके बाद आता है कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। कोएक्टेशन मतलब एक तरह से नैरो हो जा रहा है जो आयोटा, जिससे कि आपका सिस्टम में पूरे बॉडी में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है, एक तरह का ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या करता है, डीजनरेशन देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू में। फिर आता है कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर में क्या होता है, अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है, हार्ट का पंप नहीं कर पाता है ब्लड। ठीक है, अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो मेटाबॉलिक नीड, जो आपका हार्ट डिजीज है वो क्या होता है, ग्रेडिंग किया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग के जीएनएम का बुक में भी ग्रेडिंग दिया हुआ है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है ये, और किया कौन है, NYHA, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रेडिंग में आपका सबसे पहला ग्रेड आता है ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, नो लिमिटेशन, किसी तरह का लिमिटेशन नहीं होता। फिजिकल एक्सरसाइज अगर करते हैं तो एसिम्प्टोमेटिक रहता है विथ नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब मान लीजिए ग्रेड 1 में कैसा है, सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा। ठीक है, अगर नॉर्मल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपका फिजिकल एक्टिविटी में किसी तरह का लिमिटेशन नहीं होगा। जैसे जो हार्ट वाले पेशेंट रहते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा काम करने पे फैटीग हो जाता है पेशेंट, लेकिन ग्रेड 1 वाला में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या बोल रहा है, माइल्ड लिमिटेशंस रहता है फिजिकल एक्टिविटी में, मतलब थोड़ा सा काम करें, ठीक है, 1-2 घंटा 3 घंटा तक हम लगातार काम किए, उसके बाद फिर आपको एग्जॉस्ट फील होगा। इसमें सिम्टम्स जो होता है नॉर्मल रहता है अगर
फिजिकल एक्टिविटी, मतलब थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स ही देखने को मिलेगा अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है, मार्क लिमिटेशंस देखने को मिलता है फिजिकल एक्टिविटीज अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। और सिम्टम्स जो होता है लेस होता है देन नॉर्मल एक्टिविटी कंफर्टेबल, मतलब अगर आप रेस्ट में हैं तो कोई भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मल एक्टिविटी से। लेकिन आपका फिजिकल एक्टिविटी मार्क लिमिटेशन, मतलब थोड़ा सा एक एक घंटा काम करने पे सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। 4 में क्या होता है, सीवियर लिमिटेशन, मतलब बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा कोई काम नहीं। इनफैक्ट रेस्ट में भी आपका क्या देखने को मिलेगा, रेस्ट में भी उसमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेड 4 वाला। अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है इसमें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट डिजीज। अब क्या होता है, कुछ हार्ट डिजीज जो है इसमें याद रखना क्या है, कंजेनाइटल जो होता है, कुछ होता है नॉन साइनोटिक और कुछ जो होता है साइनोटिक। और पीडियाट्रिक्स, जैसे अगर आप चाइल्ड हेल्थ पढ़ेंगे तो चाइल्ड हेल्थ के लिए भी ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन में कौन इनमें से नॉन साइनोटिक है या ए साइनोटिक है, कौन इसमें डिजीज में साइनोटिक डिजीज है। तो कुछ हार्ट डिजीज जो होता है मदर में, हो सकता है प्रेगनेंसी में जो हो रहा है प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है उस मदर में पहले से ही कंजेनाइटल एनॉमली हुआ हो, हार्ट में पहले से ही प्रॉब्लम हो, तो वो नॉन ए साइनोटिक भी हो सकता है और साइनोटिक भी हो सकता है। फिर साथ में क्या हो सकता है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है पेशेंट को, या कार्डियक मायोपैथी, इस्चीमिया हार्ट डिजीज या अदर। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या, मतलब इसमें मीनिंग क्या है हर हार्ट डिजीज का। तो सबसे पहले आता है नॉन साइनोटिक या ए साइनोटिक, बोलेंगे नॉन नहीं बोल सकते, ए साइनोटिक बोलेंगे, ज्यादा गलत है। ए साइनोटिक मतलब कि किसी तरह का साइनोसिस नहीं होगा, ब्लू जैसे फेस क्या होने लगता है, ब्लू होने लगेगा, नेल बेड ब्लू होने लगेगा, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता ए साइनोटिक कंडीशन। जो कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एएसडी किसको बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। फिर आता है आपका वीएसडी, मतलब कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। फिर यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस, अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ है या कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा हुआ है तो ये एक तरह का क्या है, ए साइनोटिक कंजेनाइटल एनोमली है, ठीक है। फिर आता है आपका साइनोटिक में, तो साइनोटिक में क्या होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो भी हम लोग डिस्कस किए थे, और इस्मिंजर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कैसा होता है, साइनोटिक होता है, मतलब कि जो मदर रहेगी वो थोड़ा सा भी काम करने से पूरा ब्लू हो जाएगा, फेस ब्लू, नेल बेड ब्लू, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, साइनोटिक डिजीज होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है आपका क्या, रियूमेटिक हार्ट डिजीज। रियूमेटिक हार्ट डिजीज आप लोग जानते हैं क्या होता है, सुने होंगे, कम से कम थोड़ा बहुत तो सुने होंगे हमको लगता है। ठीक है। तो रियूमेटिक हार्ट डिजीज जो होता है एक तरह से क्या होता है, इसमें बहुत सारा, मतलब ढेर सारा कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब एमएस, एमआर, एएस, एआर, ये सारा कुछ एक ही में ही देखने को मिलेगा। अब होता क्या क्या है, तो आपका जो एमएस मतलब क्या बोल रहा है, मीट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, मीट्रल वाल्व का स्टेनोसिस। फिर आता है मीट्रल रीगर्जिटेशन, मतलब कि आयोटा से आपका जो आपका ये है एट्रियम है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम के पास ही यहाँ पे आपका मिट्रल वाल्व होता है। अब ये वाल्व ही अगर क्या बोलेंगे स्टेनोसिस हो गया, मतलब सिकुड़ चुका है, ये पूरा कंप्लीटली स्टेनोसिस हो गया, तो आगे तो जा नहीं पाएगा ब्लड, ठीक है। तो मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिलता है। साथ में क्या होता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन, मतलब कि वापस फ्लो, या ये जो मिट्रल वाल्व है, मान लीजिए कि मिट्रल वाल्व कुछ ऐसा, ब्लैंक, हाँ, जैसे मान लीजिए यह हार्ट है और आपका वाल्व जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा नीचे की तरफ धंसा रहता है और यहाँ से आपका क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो जाता है आपका, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका हार्ट में, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और पतला हो जाएगा, ठीक है। तो मीट्रल रिगर्जिटेशन मतलब ऊपर की तरफ चला गया, है ना। तो ये होता है आपका क्या, मीट्रल स्टेनोसिस, साथ में मीट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद फिर आता है आपका क्या, नेक्स्ट जो है आपका हम लोग देख पा रहे हैं वो है आपका एट्रियल वाल्व भी होता है ना, तो एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व भी आपका क्या होता है,
एयोर्टिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है। मतलब एयोर्टा में जो वाल्व है, अब एयोर्टा में वाल्व कैसे, जैसे ये हो गया आपका हार्ट और यहाँ से मान लीजिए एयोर्टा निकला, या फिर मान लीजिए ऊपर की तरफ ये ऐसे यहीं से निकलता है, मतलब वेंट्रिकल से आपका एयोर्टा निकलता है। अब इसमें क्या आ गया, किसी तरह का आपका स्टेनोसिस आ गया, मतलब ये पतला हो गया। या फिर एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, मतलब कि एयोर्टा का जो वाल्व था वो पीछे की तरफ ऐसे धंस गया, जिसके कारण अब फ्लो इधर होना चाहिए था, फ्लो ऐसे होना चाहिए था, तो वाल्व का ऐसे एक मिनट इन कर देता है, जैसे एयोर्टा ऐसे देखा जाए तो ऐसे ही निकलता है इधर के तरफ से, लेकिन हम लोग नीचे भी निकाल सकते हैं। अब एयोर्टा जब निकला है तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जैसे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, अयोटा में जो वाल्व है ये इस तरह का आगे की तरफ रहेगा, ठीक है, तभी तो इसमें ब्लड जा पाएगा आगे की तरफ। लेकिन इसमें क्या हो जाता है आपका एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, मतलब अयोटा अब इधर की तरफ आ गया है, तो इसमें ब्लड पुश होना मुश्किल हो जाता है। साथ में जो एयोर्टा है इसमें क्या हो जाता है, स्टेनोसिस आ जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण आपका ब्लड पास नहीं हो पाएगा। और ये चारों प्रॉब्लम जो होता है वो लीड क्या करता है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज में, ठीक है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज में लीड करता है। ये एक तरह का क्या है, हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का ऐसा डिसीज है जो कि लीड करता है हार्ट में इन्फ्लामेशन। ये जो रियूमेटिक हार्ट डिजीज है इसमें क्या हो जाता है, आपका हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, जॉइंट हो गया, सब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। साथ में ये कनेक्टिव टिश्यूज में भी, हार्ट जॉइंट में भी कराता है। और जो हम लोग देखे, जो ये सब वाल्व, एयोर्टिक वाल्व है, मिट्रल वाल्व है, इसमें क्या करा देता है आपका रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस करा देता है। होता क्यों है, होता क्यों है, तो आपका ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, जो स्ट्रेप्टोकोकाई आपका बैक्टीरिया है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, उसके कारण आपका क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले ये क्या होता है, इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है, रूमेटिक फीवर, फीवर के जैसा लगेगा पेशेंट में, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगा। थ्रोट में आपका, गले में क्या रहेगा, थ्रोट जो है आपका, उसमें भी आपका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, गला खसखसाना बोल सकते हैं, सोर थ्रोट जैसा लगता है, ठीक है। और होता क्यों है, ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस का इन्फेक्शन के कारण होता है। और ये अगर आपका ट्रीट नहीं किया जाए तो इसके कारण आपका क्या हो सकता है, फैटल भी हो सकता है, ठीक है, डेथ भी हो सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, कार्डियोमायोपैथी को जानते हैं, ये तो बहुत आसान है। अच्छा ठीक है, कार्डियोमायोपैथी जो होता है ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या हो जाता है आपका, ये एक तरह का, एक तो पहली बात हेरिडिटरी है, ठीक है, वंशज है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। साथ में इसमें क्या हो जाता है, हार्ट जो होता है ना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता है, खून जो आपका है बॉडी में अच्छे से भेज नहीं पाता है, और लीड हो जाता है क्या, हार्ट फेलियर, मतलब एक तरह से कार्डियक फेलियर, जिसमें कि अच्छे से आपका क्या हो रहा है, हार्ट मसल जो है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, और ब्लड जो है बॉडी को जितना भेजना चाहिए था वो नहीं भेज पा रहा है, ठीक है। ये होता कहाँ पे है, तो आपका हार्ट मसल्स में ये सब देखने को मिलता है प्रॉब्लम, ठीक है। और पंप करना ही मुश्किल रहता है, रेस्ट कंडीशन में भी पेशेंट कैसा थकावट फील करेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है थ्रू आउट द बॉडी। फिर आता है इस्चीमिक हार्ट डिजीज, इस्चीमिया के बारे में सुना होगा सब कोई, एमआई के बारे में सुना होगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया, कोई, यस मैम। हाँ उसमें क्या होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया में, बताइए। ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, कहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब्लड फ्लो अब कहाँ पे नहीं होता है, कुछ आइडिया, हार्ट हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है अच्छा से। अच्छा तो हाँ, हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, कौन सा आर्टरी वेन क्या होता है, हार्ट को कौन सप्लाई करेगा, ये इंफीरियर वेना का और सुपीरियर वेना केवा और इधर अरोटा।
नहीं, देखिए हमको कोरोनरी लग ही रहा था आप लोग कुछ गड़बड़ बोलेंगे इसमें। देखिए जैसे हार्ट का मसल को भी तो ब्लड चाहिए। ये जो आप अयोटा के बारे में बोल दिए, मान लीजिए वेंट्रिकल से अयोटा निकलता है और आपका इस वेंट्रिकल से क्या होता है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा निकलता है। तो ये तो आपको बॉडी में जाने वाला है, ये जो चीज है आपको बॉडी में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा जो है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ये आपका बॉडी से वापस लेके आएगा हार्ट में। लेकिन हार्ट मसल का भी अपना कोरोनरी आर्टरी होता है ना, कोरोनरी आर्टरी होता है जो उसको ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो एमआई लीड करता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए क्लॉट बन गया, ठीक है। अगर एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर बढ़ जाता है ओबेसिटी में, तो करता क्या है ये, ओबेसिटी में बढ़ गया तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक दूसरा इंक चाहिए हमको, ग्रीन। मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ब्लड वेसल में भी तो लेयर होता है। होता क्या है कि आपका इस लेयर में जाकर के जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। अभी जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, जितना ज्यादा इकट्ठा होगा वैसे ही क्या होगा, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। अब आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो अब यहाँ से जो ब्लड इसको जाना चाहिए था, फ्लो करना चाहिए था, फ्लो कर नहीं पाएगा सही से। अब फ्लो नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, आपका इस्चीमिया होना शुरू करेगा। और इस्चीमिया बढ़ते जाता है, उसका साइज बढ़ते जाता अगर इसको ट्रीट हम लोग नहीं करें तो, ठीक है। तो मेन क्या हो गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो गया। या मान लीजिए कि किसी को वेसोडाइलेट, मतलब किसी का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण भी आपका, ठीक है, ये लीड करेगा तो ये सब आपका प्रॉब्लम के कारण कोरोनरी आर्टरी को पहुंच नहीं पाता है ब्लड, और उसके कारण हार्ट मसल जो होने लगता है, क्या होने लगता है आपका, इस्चीमिया में चला जाने लगता है। और यही होता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। अब क्या होगा, जितना ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन कमी होगा, वहां का काम करना, उस एरिया काम करना बंद, नेक्रोसिस होने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है कंडक्शन डिफेक्ट। कंडक्शन डिफेक्ट मतलब अच्छे से सप्लाई नहीं कर पा रहा है, वापस से ले भी नहीं पा रहा, ब्लड को सप्लाई सही से कर नहीं पा रहा बॉडी में, और बॉडी से वापस से ले नहीं पा रहा है। तो अगर कंडक्शन डिफेक्ट भी हो सकता है, फिर आपका कर देते हैं, फिर आपका आता है क्या, सिफिलाइटिक, ठीक है। सिफिलाइसिस एक तरह से बोल सकते हैं, ये कभी सुने आप लोग, सिफिलाइटिक या सिफिलिस तो सुना ही है। सिफिलिस लीड टू सिफिलाइटिस, मतलब एक तरह से इन्फ्लेमेशन कराने लगता है ना। अब इन्फ्लेमेशन कराता है, साथ में ये किससे होता है, आपका सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन कहीं भी करवाएगा, सोर थ्रोट में भी, थ्रोट में इन्फेक्शन लीड करता है। इन्फेक्शन आपका फिर कहाँ चला जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है और इन्फ्लेमेशन करा सकता है। साथ में आपका थायरोटॉक्सिसिटी, मतलब कि थायराइड का बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी अगर बॉडी में हो जा रहा है तो उसके कारण भी आपका क्या लीड करता है, हार्ट डिजीज लीड करता है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं T3 और T4 हार्मोन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा ही फ्लो करने लग जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है T3 T4 हार्मोन, जिसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म भी बोलते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, जिसमें महिला जो होती है वो कंप्लीटली पतली हो जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन करता क्या है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज कर देता है। अब जितना ज्यादा T3 T4 आपके बॉडी में रहेगा, जितना ज्यादा T3 T4 रहेगा, उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, और उतना ही जितना भी फैट प्रोटीन सबको क्या करने लग जाएगा, मेटाबोलाइज करने लग जाएगा। तो वही चीज जो थायरोटॉक्सिसिटी जो होता है वो हाइपरथायराइडिज्म का केस में होता है, T3 T4 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेशेंट में। साथ में हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब ही क्या है कि आपका ब्लड वेसल नैरो हो जा रहा है, ब्लड का स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है। ब्लड का स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है जिसके कारण करता क्या है, ये जो आपका ब्लड वेसल है उसमें क्या कर देता है, अगर मान लीजिए ब्लड वेसल था उसको डैमेज करेगा, ब्लड वेसल को डैमेज करेगा, तो यहाँ पे डैमेज ब्लड वेसल में होना शुरू क्या हो जाता है, आपका प्लेटलेट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट यहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ तो क्या कर देगा, फिर से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो हाइपरटेंशन भी आपका क्या करता है, कार्डियक डिजीज को आपका लीड करता है।
दोनों रेसिप्रोकल है, हाइपरटेंशन लीड टू हार्ट डिजीज लीड टू हाइपरटेंशन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कुछ और भी डिजीज है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अब हाई रिस्क वाला तो ऑब्वियसली वैसा होगा जो कि पेशेंट को क्या कर देगा, परेशान, मतलब कि उस दौरान ये हो सकता है, फैटल भी हो सकता है मदर के लिए, ठीक है। लो रिस्क वाला क्या होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस और आपका मिट्रल स्टेनोसिस जो होता है, मिट्रल वाल्व का स्टेनोसिस, तो ये लो रिस्क में आता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा मदर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, मीडियम रिस्क, उसमें क्या आता है, मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, 3 से 4%। फिर मिट्रल विथ एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फाइब्रिलेशन मतलब एट्रिया बहुत ज्यादा क्या होने लगेगा, फाइब्रिलेट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होने लग जाएगा। फिर एट्रियल स्टेनोसिस भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। एट्रियल स्टेनोसिस जो है आपका क्या है, एक तरह से एट्रियल स्टेनोसिस हम पहले ही बता चुके हैं, और अनकरेक्टेड एफटी मतलब वही टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट अगर अनकरेक्टेड है तो ये मीडियम रिस्क में आता है। अब सबसे हाईएस्ट रिस्क में क्या आता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। थोड़ा सा भी हाइपरटेंशन क्या करेगा, बच्चे में कंपनसेट होने लगेगा, मतलब ब्लड का जो फ्लो है अच्छे से हो नहीं पाएगा बच्चे में नहीं हो पाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका ग्रोथ भी। स्मिंजर सिंड्रोम्स हम लोग देख चुके हैं, स्मिंजर सिंड्रोम्स क्या बताए थे, बताइए कोई, बहुत आसान चीज था, स्मिंजर सिंड्रोम क्या बताए थे, साइनोटिक होता है कि ये साइनोटिक होता है, ये बताइए। साइनोटिक होता है। वेरी गुड। और होता क्या है इसमें, बताए थे ना, शंटिंग होने लगता है, ब्लड का शंटिंग होने लगता है, कहां से, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ब्लड का शंटिंग होने लग जाएगा। इसके कारण हाइपरटेंशन लीड करते हैं, जो स्मिंजर सिंड्रोम है उसके कारण आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है पेशेंट में, और साथ में साइनोटिक डिजीज है, तो ये एक तरह का हाई रिस्क में आता है। फिर अगर कोएक्टेशन, अयोटा का कोएक्टेशन हुआ है, अयोटा का कोएक्टेशन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, अयोटा लिखा हुआ है, अयोटा से रिलेटेड क्या हो सकता है, पतला हो सकता है अयोटा, तो कोएक्टेशन ऑफ अयोटा में क्या हो जाता है, अयोटा नैरो हो जाता है, तो ये भी हाई रिस्क वाला केस है। अब अयोटा ही नैरो हो गया है तो सिस्टम में जो ब्लड सप्लाई होने वाला तो अयोटा से ही होगा, अब वो भी आपका क्या हाई रिस्क में आता है। फिर मार्फन सिंड्रोम से बता चुके हैं कि एक तरह का क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और अयोटिक इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ इस डिजीज में तो उसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, हाई रिस्क में आ सकता है ये सब केसेस। फिर आता है आपका रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में क्या क्या आएगा, अगर अनेमिया है तो सब बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, ऑब्वियसली वो लीड कर सकता है। इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन जैसे हम लोग क्या देखे थे, ग्रुप ए आपका स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के कारण रिमेटिक हार्ट डिजीज हो रहा था, ग्रुप बी हीमोलाइटिक बैक्टीरिया के कारण स्कारलेट फीवर होता है, और ये सब सारा कुछ क्या लीड करता है आपका हार्ट में और इन्फेक्शन डिजीज कराएगा। हाइपरटेंशन का कंडीशन हाई रिस्क में है। फिजिकल लेबर, हम लोग एनवीडी कर रहे हैं, ठीक है, एनवीडी अगर उस पेशेंट में जो कि ऑलरेडी वो हार्ट डिजीज से रिलेटेड पेशेंट है और उसको फिजिकली लेबर कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट होने के बाद क्या करेगी, बेबी को पुश करना बंद, बेबी को पुश करना बंद, आधा में ही बेबी डिस्ट्रेस में जा सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है वेट गेन, अगर बहुत ज्यादा वेट गेन है, ओबीज है, तो उस केस में भी बहुत रिस्की हो जाता है मदर के लिए भी। मल्टीपल प्रेगनेंसी, मान लीजिए हार्ट डिजीज है और साथ में 2 बेबी है, उसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक तो आपका डायफ्राम को भी बहुत ज्यादा क्या कर देता है, डायफ्राम को अच्छे से एक्सपैंड और मतलब रिलैक्स होने देता नहीं है, जिसके कारण आपको क्या करेगा, सांस अच्छे से मदर ले नहीं पाएगी। अगर पहले से ही कैफीन और अल्कोहल ले रही है और हार्ट डिजीज भी है तो वो भी रिस्क फैक्टर है। बहुत ज्यादा पेन है, वो भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है, क्योंकि पेन में क्या होता है, अगर आपको पेन हो रहा है तो वो सीधा सीधा आपका हार्ट में भी असर करता है। अब वो बहुत ज्यादा पेन है, स्ट्रेस है पेशेंट को और हार्ट डिजीज है, तो ये सब भी रिस्क फैक्टर है। और टोकोलाइटिक, अब ऑलरेडी हम जान रहे कि हार्ट का प्रॉब्लम है और दे दिए हैं टोकोलाइटिक, टोकोलाइटिक क्या, कौन सा ड्रग होता है, टोकोलाइटिक करता क्या है,
जैसे हम लोग टर्ब्यूटालीन पढ़े थे ना, रिट्रोड्रीन, टर्ब्यूटालीन, ये करता क्या है, आपका जो प्री मेच्योर लेबर जो होने वाला है, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिक पढ़े थे, ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग जो होता है वो करता क्या है, आपका लेबर को इंड्यूस करवाता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कौन सा ड्रग, ऑक्सीटोसिन हो गया, सिंटोसिनोन हो गया, सब ऑक्सीटॉक्सिक होता है, मतलब कि ऑक्सीटोसिन को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। और टोकोलाइटिक वो ड्रग होता है जो क्या करेगा, बिल्कुल लेबर होने नहीं देगा। उस दौरान अगर आप टोकोलाइटिक्स दे देते हैं और हार्ट डिजीज का कंडीशन है, तब और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मदर को। अब क्या क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी पे, अगर हार्ट डिजीज की महिला है तो आपका कार्डियक स्टेटस जो है, जैसे कार्डियक आउटपुट हो गया, प्री लोड हो गया, आफ्टर लोड हो गया, है ना, तो ये सब सारा कुछ क्या देखने को मिलता है, वर्सन देखने को मिलता है। फिर आता है क्रोनिक कार्डियक फेलियर का अगर केस है, या बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस है, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म, ये सब सारा कुछ इन केस ऑफ मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये सब क्या हो सकता है। और बहुत ज्यादा मतलब कि अगर मान लीजिए एन्यूरिज्म वाला केस है, तो एन्यूरिज्म में क्या होता है, जो ब्लड वेसल होता है ऐसा फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, इसका लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये रप्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ में और इसमें क्या पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिलता है पेशेंट में, ठीक है। और एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपका हार्ट के मसल में, जो इन्फ्लेमेशन है वो देखने को मिलता है, इंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन। तो ये सब क्या है प्रेगनेंसी में, अगर मान लीजिए आपका प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट हो सकता है हार्ट डिजीज पे, तो ये सब आपका कॉम्प्लिकेशंस और लीड कर सकता है। अब अगर मान लीजिए हार्ट डिजीज ऑलरेडी था, तो वो प्रेगनेंसी में क्या आपका इफेक्ट देगा, ठीक है, तो होगा क्या, अबॉर्शन करवा सकता अगर हार्ट डिजीज है तो, प्रीटर्म लेबर करवा सकता है, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जैसे कोएक्टेशन ऑफ आयोटा हम लोग देखे, स्मिंजर सिंड्रोम देखे, ये सब क्या करेगा, सीधा सीधा बच्चे में ब्लड सप्लाई हुई कंपनसेट, मतलब बहुत कम आपका ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन बेबी, हो सकता है कि बच्चे में भी कंजेनाइटल अनोमली देखने को मिल जाए, ठीक है। साथ में इंट्रायूटराइन फीटल डेमिश, डेमिश का मतलब डेथ, ठीक है, डैमेज मतलब होता है डेथ, तो हो सकता है कि आयु आपका इंट्रायूटराइन डेथ भी हो सकता है, आईयूडी भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ कब होगा, जब मदर, जब जो प्रेग्नेंट वुमेन है हार्ट डिजीज उसको ऑलरेडी है, और हार्ट डिजीज के कारण प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आपका आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हम लोग डिवाइडेड वे में मैनेजमेंट देते हैं। एज अ नर्स अगर कोई मैनेजमेंट देती है तो आपका क्या होता है, एंटीनेटल मैनेजमेंट होता है, फिर इंट्रानेटल मैनेजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कंप्लीट ये में देख ले रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें हाई इंडेक्स सस्पिशन मतलब सारा कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह रखना है, और अगर सस्पिशियस है थोड़ा बहुत भी, तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, पहले से ही डॉक्यूमेंट कर देना है। टाइमली डायग्नोसिस कराना, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सब अप्रोच के लिए टीम, सारे टीम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, न्यूनेटोलॉजिस्ट, सीटीवी मतलब कार्डियोथोरैसिक एंड वेस्कुलर सर्जन जो होते हैं वो सब प्रेजेंट होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब आपका हो गया वेरियस मैनेजमेंट का ये। और अगर मान लीजिए हम लोग ऑलरेडी क्या है, अब ये प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले जो आपको मैनेजमेंट करना है, अगर आपको हार्ट डिजीज है और प्रेगनेंसी से पहले मैनेजमेंट देखना है, तो उसमें करना क्या है, हम लोग को पहली बात तो ये कि स्पेशली अगर हाई रिस्क टाइप अगर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो तब तक हम लोग को नहीं लेना है जब तक मान लीजिए बीपी का पेशेंट है, मान लीजिए कोई ऐसा मतलब कि ओबेसिटी का पेशेंट है, तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या करने बोलेंगे पेशेंट को कि आप पहले ये जब जो रिस्क है उसको क्या कर लीजिए, पहले हटा लीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का भी आप लोग को प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में अगर कोई फीमेल आ रही है
तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? तो सबसे पहला स्टेप उनको ये बताना है कि आपको जो ये प्रॉब्लम है इसको पहले आप ठीक कर लीजिए, उसके बाद प्रेग्नेंट होइएगा या कंसीव कीजिएगा। क्योंकि जैसे ओबेसिटी हो गया, बहुत ज़्यादा शुगर या सॉल्ट का इंटेक है, या हाइपरटेंसिव कंडीशन है, या आपका कंजेनाइटल डिजीज़ है, तो इन सब में पहले काउंसलिंग लेना ही होता है, पेशेंट को ले करके ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर आता है आपका मैटरनल मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होता है वो वेरीज करता है डायरेक्टली विद फंक्शनल क्लासिफिकेशन है प्रेगनेंसी ऑनसेट। मतलब कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि बहुत पहले से ही फीमेल का हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा भी काम करने से, मतलब ग्रेड 4 में थी वो, ठीक है, तो ग्रेड 4 में क्या देख लेना हम लोग को कि अगर वो ग्रेड 4 है, ठीक है, तो उसमें तो डेफिनेटली हम लोग को करवाना ही नहीं है बच्चा, क्योंकि मैटरनल मॉर्टेलिटी, फिर डेथ हो सकता है उस पेशेंट का। ठीक है, साथ में ऑप्टिमल मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में पहले हम लोग को दे देना है। अगर कोएक्टेशन ऑफ आयोटा है, या फिर आपका मान लीजिए कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ठीक है, तो उस दौरान हम लोग को क्या करना होगा, स्टेंट लगा देना होगा। स्टेंट मतलब क्या होता है, जो ऐसा मतलब ये जो कि अगर मान लीजिए एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या आर्थेरोस्क्लेरोसिस का कंडीशन है, ब्लड में क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया फैट, तो उसमें हम लोग स्टेंट लगा करके उसको हम लोग क्लियर करवा सकते हैं। तो पहले हम लोग को मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट ले लेना है। मान लीजिए कोई कोई ऐसा भी कंडीशन होता है ना जिसमें ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है, थिक का मतलब गाढ़ा। अब गाढ़ा हो जाने के कारण भी जहां तक प्लेटलेट बन सकता है, सॉरी, आपका प्लेटलेट एक्यूमुलेट कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गया, क्लोपिड्रोजेल हो गया। तो ये सब क्या करता है, आपका थिन करता है, ब्लड को थिन कर देता है। तो प्रेगनेंसी से पहले ही ये सब हम लोग को ट्रीटमेंट कर लेना है। साथ में काउंसलिंग क्या करना है, मैटरनल फीटल रिस्क क्या क्या हो सकता है, इसका प्रोग्नोसिस के बारे में कि डेली बेसिस पे क्या क्या वाइटल्स इसको चेक करना है, और क्या क्या वाइटल से पता चल जाएगा कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। फिर सोशल और कॉस्ट कंसिडरेशन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट का बात है, तो उसमें क्या हो सकता है प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा भी आपका ये हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, कॉस्टली हो सकता है। साथ में हॉस्पिटल डिलीवरी जो होता है वो हमेशा, जो हॉस्पिटल डिलीवरी होगा वो कैसा प्रेफर करना है, टर्शरी केयर सेंटर पे ही, ऐसे सेकेंडरी और प्राइमरी में नहीं हो सकता। पीएचसी हो गया, पीएचसी लेवल या सीएचसी लेवल, इसमें होना मुश्किल है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल टर्मिनेशन। अगर मान लीजिए बहुत ऐसा मतलब हार्ट का कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या करवाना पड़ रहा है, उसमें हम लोग को क्या करवाना पड़ सकता है, टर्मिनेट करवाना पड़ सकता है प्रेगनेंसी। तो ये कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें कि हम लोग को अर्ली प्रेगनेंसी को एकदम टर्मिनेट कर ही देना है। तो जैसे हो गया प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, स्मिंजर सिंड्रोम, कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा, मार्फन सिंड्रोम, मतलब जो हाई रिस्क वाला था, हाई रिस्क वाला हार्ट डिजीज अगर है मदर को, तो मेडिकली टर्मिनेट कर देना प्रेगनेंसी को। पहली बात तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बेटर होता है, 8 वीक से पहले ही कर 30 वीक से पहले कितना जाना है आपका, 2 वीक में एक बार जाना है। ठीक है, अगर हार्ट पेशेंट है तो हम लोग ऐसे डब्ल्यूएचओ को कंसीडर अगर करते हैं, तो डब्ल्यूएचओ क्या कंसीडर किया है कि 4, मतलब ठीक है 4, मैक्स टू मैक्स 4 तो करना ही है एंटीनेटल केयर, वो सबसे आइडियल या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आपका एंटीनेटल केयर है। सब फिर आता है आपका विजिट नोट रखना है, पल्स रेट, हाइपरटेंशन, कफ डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, वेट में कोई चेंज देखने को तो नहीं मिल रहा, एनीमिया सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हार्ट में ऑलरेडी बेचारा पंप नहीं कर पा रहा, उसमें अनीमिया भी कंडीशन हो गया, तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा महिला के लिए। अस्कल्टेट करना है लंग बेस को कि वो अच्छे से एक्सपैंड रिट्रैक्ट हो पा रहा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। साथ में हम लोग को फंक्शनल ग्रेड के बारे में, ग्रेड 1 है कि 2 है कि 3 है, उसके बारे में भी हम लोग को लिख लेना है। इंश्योर करना है ट्रीटमेंट, ठीक है, जितना भी ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को देना है वो सब सारा इंश्योर करेंगे। फीटल कंजेनाइटल एनोमली है तो उसको भी हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो हम लोग
आपका इको से किया जा सकता है, फीटल का इको कराया जा सकता है। 20 वीक मैटरनल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अगर मान लीजिए है तो उसमें हम लोग को करवाना ही, अगर पहले से पता है मैटरनल कार्डियक डिजीज है तो हम लोग 20 वीक में ही इको करा लेंगे, ठीक है। और अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम लोग करवा सकते हैं, उससे हम लोग को लेवल 3 का कंजेनाइटल एनॉमली पता चल जाएगा, टिल लेवल 3 तक। फिर फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। फीटल मॉनिटरिंग जैसे फीटल का हार्ट रेट, फिर आपका अल्फा फीटोप्रोटीन, फिर आपका वेरियस जो एंजाइम्स प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी का, ठीक है, जो कि बाहर आते रहता है, उससे भी हम लोग मॉनिटर किया जा सकता है बेबी सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल एडवाइस। तो स्पेशल एडवाइस कोई भी हार्ट डिजीज का कंडीशन जो होता है किसी भी हार्ट पेशेंट को हम लोग क्या दे सकते हैं कि रेस्ट करना है, अवॉइड करना है, एक्सेसिव स्ट्रेन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। डाइट में आयरन विटामिन एकदम कंपलसरी लेना है। साथ में हाइजीन और डेंटल केयर लेना है, क्योंकि ये जो ग्रुप ए अल्फा फोका इन्फेक्शन जो है और बीटा इन्फेक्शन जो आपका बताया था स्कारलेट फीवर हो गया या फिर आपका रूमेटिक डिजीज हो गया, ये सब क्या होता है माउथ के थ्रू ओरली आपका इन्फेक्शन जाता है, तो जरूरी है कि डेंटल केयर करना है। आपके माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, माउथ का अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ और इंक्रीज हो जाएगा, थ्रोट तक चला जाएगा, थ्रोट से लंग्स में जाएगा, लंग्स में से आपका लंग्स तो हो गया, सर्कुलेशन के थ्रू आपका हार्ट में भी जा सकता है। फिर आपका सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ऑब्वियसली हाइपरटेंशन कंडीशन है तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है। साथ में लेकिन ये भी है कि कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसका हाइपरटेंशन हम लोग ड्रग दे के कम तो करते हैं लेकिन कभी सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके कारण अब क्या क्या हो सकता है, आयोडीन का डिफिशियंसी हो सकता है। आयोडीन का अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, T3 T4 हार्मोन नहीं बन पाएगा, बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को सॉल्ट ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, 4 से 6 ग्राम पर डे के हिसाब से तो देना ही देना है कंपल्सरी। स्मोकिंग, ड्रग्स जैसे बीटा माइमेटिक्स ड्रग्स जो होता है ये सब बिल्कुल भी अवॉइड करना है। फिर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराना है पीआईएच का। पीआईएच क्या होता है पहले भी हम लोग देखे हैं, व्हाट इज पीआईएच? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। वेरी गुड। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग को पहले ही अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना है मदर का। थेराप्यूटिक प्रोफाइलैक्टिक अगर कार्डियक इंटरवेंशन हम लोग को देखना है तो उसमें हम लोग बेंजाथाइन पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है, 3 वीक्स तक प्रिवेंट करने के लिए रूमेटिक फीवर, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस जो है रूमेटिक फीवर के लिए वो क्या होगा, बेंजाथाइन पेनिसिलिन। फिर आपका आता क्या है, हार्ट डिजीज का पेशेंट है तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में क्या होता है बहुत ज्यादा, मान लीजिए ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, आपका ब्लड बहुत ज्यादा होने के कारण वो प्रेशर लगाने लग जाता है, ठीक है, मान लीजिए ब्लड बहुत ज्यादा है, प्रेशर लगा रहा है, उसके कारण क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन में जा सकता है पेशेंट। तो हम लोग कौन सा ड्रग दे देंगे, डायूरेटिक। डायूरेटिक कराता क्या है, ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करवाता है। अब ब्लड जाकर के किडनी में क्या होता है, पहले क्लीन होता है, ठीक है, और वही किडनी क्या करता है, जितना वाटर है या जो भी यूरिन का फॉर्म में वापस निकाल देता है। तो हम लोग डायरेटिक्स क्यों दे रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो सके, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाए तो डायरेटिक्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, कोई जानते हैं? बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है आपके बॉडी में? ब्लड फ्लो अच्छे से कराता है। क्या करा देता है, ब्लड फ्लो। हाँ हाँ बोलिए अच्छे से। ब्लड फ्लो अच्छे से करवाता है। ब्लड फ्लो अच्छे से क्यों करवाएगा बीटा ब्लॉकर? ब्लड फ्लो क्यों अच्छे से करवाएगा? देखिए होता क्या है कि बीटा ब्लॉकर जो होता है आपका, जितना भी स्मूथ मसल आपके बॉडी में है ना, बीटा 1 बीटा 2 ये सब रिसेप्टर होता है जो स्मूथ मसल में प्रेजेंट है, जैसे लंग्स हो गया, ठीक है, आपका जेनाइटल ट्रैक हो गया, आपका जीआई ट्रैक हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया। अब आप जब बीटा ब्लॉकर देते हैं ना तो क्या करता है वो बीटा ब्लॉकर, क्या करता है, आपका रिसेप्टर होता है, ब्लड वेसल्स भी रिसेप्टर होता है, इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर दिया बीटा ब्लॉकर को।
तो ये हेल्प क्या करता है, वेसोडाइलेशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब अब ब्लड वेसल क्या करेगा, अगर डायलेट हो जाएगा तो ब्लड अच्छे से फ्लो कर पाएगा यहाँ पे, है ना। तो बीटा ब्लॉकर क्या होता है, वेसोडाइलेशन करवाता है, वेसोडाइलेशन, रिलैक्स करवा देता है। अब जितना भी स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल को क्या करवा देता है, रिलैक्स करवा देता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स हम लोग इसलिए अस्थमा में भी यूज करते हैं। एस्मा में सुने ना आप लोग कि बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, तो क्यों देते हैं, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है, आपका जो आपका ट्रैकिया है या ब्रोंकाई है, उसमें अगर किसी तरह का आपका मान लीजिए कंस्ट्रिक्शन आ गया या रुकावट आ गया, ट्रैकिया ब्रोंक्यूल सबको पता होगा हमको लगता है, यस मैम। हाँ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ट्रैकिया ब्रोंक्यूल, किसी तरह का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, दबाव आ गया, तो अब उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, तो हम लोग बीटा ब्लॉकर दे देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, स्मूथ मसल में जाकर के उसको रिलैक्स करवाने का कोशिश करेगा, तो आराम से फिर पेशेंट क्या कर पाएगा, सांस ले पाएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, जीआई ट्रैक में क्या करा देता, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि अब मान लीजिए आप खाना खाएं और उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहना चाहिए, तभी आपका पेट से नीचे की तरफ एनस की तरफ आएगा। लेकिन बीटा ब्लॉकर करता क्या है, ये जाकर के स्मूथ मसल को रिलैक्स करवा देगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो आपका खाना जो पाचन क्रिया है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। खाना आगे बढ़ेगा नहीं, खाना आगे बढ़ेगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन लीड करेगा। तो आपका ये कंप्लीट हो गया बीटा ब्लॉकर, कि बीटा ब्लॉकर आखिर कर क्या रहा है, तो स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाता है हर जगह का और वेसोडाइलेशन करवाता है। दो मेन पर्पस है इसका, एक स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाना और वेसोडाइलेशन करवाना, ठीक है। समझ में आया ये वाला, यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। उसके बाद आता है आपका डिजिटालिस। डिजिटालिस अब क्या करता है, ये आपका कोरोनरी हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी अरिदमिया आ रहा है, मतलब एरिदमिया मतलब हार्ट सही से आपका रिदम में नहीं है, ठीक है, रिदम में नहीं है। हो सकता है कि आपका ब्लड भी फ्लो अच्छे से नहीं कर रहा है, अगर रिदम में ही अच्छे से नहीं है, पंपिंग ही ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग डिजिटालिस देते हैं कि जो कार्डियक या एट्रियल एरिदमियाज है उससे बचाया जा सके पेशेंट को। एंटीकोगुलेंट कब देते हैं, जब आपका क्लॉटिंग जहां तहां होने लग गया है, ठीक है। अब क्लॉटिंग किसके कारण भी हो सकता है, मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड जो है आपका कहाँ चला गया, एमनियोटिक फ्लूइड मदर के ब्लड वेसल में चला गया, उस दौरान भी आपका क्या होता है, एंटी मतलब वो कोगुलेशन जहां तहां कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। या मान लीजिए पहले से ही उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिससे कोगुलेशन बनने लगता है, फाइब्रिन बनने लगता है ब्लड में, तो उसके लिए हम लोग को एंटीकोगुलेंट देना होता है। फिर आता है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, बलून मिट्रल वेल्वोटॉमी। बलून मिट्रो वेल्वोटॉमी जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि जहां पे आपका कंस्ट्रिक्शन आ रहा है वहां जाकर के बलून के जैसा आपका पहले तो हम लोग जैसे कि ये डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैन्यूला डालते हैं। तो कैन्यूला में क्या होता है, प्लास्टिक जैसा भी होता है सरफेस और एक होता है निडल, तो हम लोग प्रिक कर देते हैं कैन्यूला को अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, वो जो निडल वाला पोर्शन, जो हार्ड वाला पोर्शन था उसको निकाल लेते हैं। वैसे ये जो वैल्वोटॉमी होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाल्व को ओपन करने के लिए एक बलून नुमा चीज डाला जाता है, जैसे कि आपका कैथेटर भी डाल करके हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं वाटर, और बलून क्या होता है, ओपन हो जाता है और वो फिर डिस्प्लेस नहीं होगा, वहीं पे आपका जाकर के रुक जाता है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग जो जहाँ पे स्टेनोसिस हुआ है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, वहां पे जाकर के एक तरह का कैन्यूला डाल दिए और उसको इन्फ्लेट कर देंगे, जिसके कारण क्या हो गया, एक तरह से खुल जाएगा वो एरिया। और साथ में आपका जैसे ड्रग ऑफ चॉइस अगर बोला जाए, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस अगर एंटीकोगुलेंट का प्रेगनेंसी में बोला जाए तो सेफ तो कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग हेपारिन जो होता है दे सकते हैं, हेपारिन, ठीक है। एंटीकोगुलेंट में क्या दे सकते हैं, हेपारिन। वारफरिन नहीं देंगे क्योंकि वारफरिन हो सकता है आपका प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए, ठीक है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर ही जाता है। हेपारिन कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए हम लोग एंटीकोगुलेंट में हेपारिन दे सकते हैं, ठीक है। और यही आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है हेपारिन।
नेक्स्ट है आपका, अब इंडिकेशन, मान लीजिए कोई हार्ट डिजीज ही था, तो इसमें कौन कौन सा ऐसा इंडिकेशन है जब हम लोग को एडमिट कर लेना है पेशेंट को किसी भी हाल में। तो ग्रेड 1 और 2 NYH ग्रेडिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे। अगर 1 और 2 है तो वीक बिफोर EDD, मतलब कि मान लीजिए हम लोग जो आपका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाले थे उसके एक या उसके 2 हफ्ते पहले ही हम लोग को क्या कर लेना है, पेशेंट को डाल लेना है, ठीक है, अंदर। कौन, किसको, जो कि NYHA1 वाला पेशेंट है, ग्रुप 1 वाला पेशेंट को हम लोग को क्या करना है, 2 वीक पहले ही डाल देना है EDD के मतलब जो आपका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी उससे पहले ही हम लोग को एडमिट करा देना है। अगर ग्रेड 2 है तो उसमें 28 to 30 वीक में ला करके हम लोग को सेम ही हो गया एक तरह से, मतलब उस दौरान हम लोग को जाकर के पेशेंट को एडमिट कर देना है। 3 और 4 है, ठीक है, हम लोग को प्रेगनेंसी देखना भी नहीं है कि कौन सा एज है, कौन सा टाइम चल रहा है, हम लोग को पेशेंट को क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल हम लोग को पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देना है, ठीक है। इसमें कोई हम लोग को ये नहीं देखना है कि कितना वीक हो गया है, ठीक है, कितना प्रेगनेंसी ऑफ जेस्टेशनल एज चल रहा है, सब नहीं देखना, सीधा उसको जाकर के हम लोग को एडमिट ही करा देना है। अब चेंज करना है ओरल एंटीकोगुलेंट को, तो हेपारिन दिया जाता है अर्ली में और 36 वीक में इन प्रेगनेंसी ऑन एंटीकोगुलेंट, मतलब कि ओरल एंटीकोगुलेंट से हम लोग हेपारिन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओरल एंटीकोगुलेंट दिए, फिर आपका हेपारिन देते हैं 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी एडमिशन कब होता है, जब फंक्शनल ग्रेड में आपका देख रहे डिटोरिएशन आ रहा है, मतलब पहले सिम्टोमेटिक नहीं था, फिर अचानक से सिम्टोमेटिक होने लगा, उसके बाद सांस बहुत ज्यादा फूलने लग गया, साइनोसिस होने लग गया, तो उस दौरान अब हम लोग को एकदम इमरजेंसी एडमिट करा देना है। और साथ में अगर फीवर हो रहा है, परसिस्टेंट कफ थ्रोट, जैसे कि रूमेटिक फीवर, स्कारलेट फीवर, ये सब में क्या होता है ना, सोर थ्रोट हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं से आपका इन्फेक्शन हार्ट में लीड कर रहा था। तो वो अगर परसिस्टेंट कफ है, फीवर है, बेसल क्रिप्स देखने को मिल रहा है, टेकिक एरिथमिया, भर्ती कराना, एनीमिक कंडीशन है, इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये वाला बेसल क्रिप्स क्या होता है, आप लोग कोई पूछे भी नहीं और हम बता भी नहीं रहे, क्या होता है बेसल क्रिप्स। जैसे मान लीजिए आपके लंग सैक में किसी तरह का ना इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और अगर आप स्टेथोस्कोप लगा करके चेक करती हैं उस जगह में और ऑस्कल्टेशन करने में कुछ अजब सा अबनॉर्मल ब्रेक साउंड देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बेसल क्रिप्ट बोलते हैं। क्रिप्ट मतलब कि एक अलग अबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसल क्रिप्ट का भी कंडीशन अगर देखने को मिल रहा है तो एक तरह का इमरजेंसी का कंडीशन है, उसके कारण लीड कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, देखना है पेशेंट को। साथ में आपको और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, अगर वेट गेन का हो गया, ठीक है, वेट गेन का कंडीशन है तो उसमें करना है। साथ में आपका अदर मेडिकल डिसऑर्डर है तो उस दौरान भी हम लोग को क्या करना है, ये सब सारा इमरजेंसी एडमिशन ले लेना पड़ता है पेशेंट का। नेक्स्ट, अब लेबर के दौरान क्या मैनेजमेंट करेंगे, वो तो था कि एंटीनाटल चेकअप में क्या क्या करेंगे। अब लेबर के दौरान क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये तो टर्शरी लेवल पे होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा, और एकदम कार्डियोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रिशियन सब कोई चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट भी चाहिए होगा। इंडक्शन ऑफ लेबर जो होगा उसमें हम लोग तभी करेंगे जब हाई रिस्क में ज़्यादा नहीं हो, ऑक्सीटोसिन को ही दिया जाता है, ठीक है, और हायर कंसंट्रेशन रिस्ट्रिक्टेड विथ रिस्ट्रिक्टेड फीड, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी नहीं देना, एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में देना है इसको। साथ में इंट्रा सर्वाइकल फॉली इंस्टिलेशन दिया जाता है अगर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है तो। अब इंट्राक्रेनियल फॉली इंस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, तभी इंट्रा सर्वाइकल आप लोग समझिएगा। इंट्रा सर्वाइकल तो समझ में आता होगा कि इंट्रा सर्वाइकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। और फॉली, अगर फॉली इंस्टिलेशन बोल रहे हैं तो इंस्टिलेशन क्या होता है,
आई इंस्टॉलेशन भी सुने होंगे, ईयर का भी सुने होंगे। तो इंस्टॉलेशन क्या होता है, कोई आइडिया? ड्रॉप डालना। एक तरह से मतलब बोल सकते हैं आप, फ्लश करना मतलब डालना। तो इसमें क्या होता है, अगर सर्विक्स रिपन नहीं हो रहा है ना, सर्विक्स आपका रिपन नहीं हो रहा, मतलब कि सर्विक्स अगर रिप नहीं है, खुल नहीं रहा है, तो हम लोग फॉलिक कैथेटर डाल करके, जैसे ऑक्सीटोसिन तो चला देते हैं, साथ में फॉलिक कैथेटर डाल करके उस एरिया में क्या करते हैं, इंस्टील कर देते हैं पानी की, क्या हो सके वो जल्दी से जल्दी उसमें रिपनिंग हो जाए, सर्वाइकल रिपनिंग हो जाए, डायलेट हो जाए और बाहर निकल जाए। ठीक है। फिर PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो जेल होता है वो भी हम लोग दे सकते हैं। ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट लाता है, वेसोडाइलेशन कराता है, और साथ में ये कॉशन के साथ भी यूज करना। वेसोडाइलेशन तो करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, और इसके कारण आपका क्या होगा, डिलीवरी इंड्यूस होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हम लोग जेल देते हैं, इंट्रासर्वाइकल फॉली इंस्टॉलेशन कराते हैं, ऑक्सीटोसिन हम लोग रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड के साथ दे सकते हैं। ठीक है। और फर्स्ट स्टेज, अब लेबर के हिसाब से आपका एक एक चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या देखेंगे कि सेमी रिकमेंडेड पोजीशन में रखना है, थोड़ा पॉप्ड अप रहना चाहिए हेड वाला एरिया। ठीक है, हेड वाला एरिया पॉप्ड अप रहना चाहिए। इंटरमीडिएट ऑक्सीजन इनहेलेशन 5 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, ऑक्सीजन देते रहना है। हो सकता है कि उसको कमी हो सकता है, ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं हो पाए। सेडेट करना है मदर को, एनाल्जेसिक दे सकते हैं। कैसे देंगे, एपिड्यूरल दे सकते हैं, पैथिडीन और ट्रामाडोल दिया जा सकता है पेशेंट को। ठीक है, सेडेट करने के लिए। कॉशन, अगर कुछ आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं, लेकिन कॉशियसली देखना है। अगर मोर देन 75 ml पर आवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये भी प्रॉब्लम लीड कर सकता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। एंटीकोगुलेंट को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में रोक देना है, नहीं तो पता चला फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में गए, बच्चा हो गया, अब एंटीकोगुलेंट दे रहे थे, अब इतना ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्लीड करने लग गई, क्लॉटिंग हुआ ही नहीं, अब बहुत ज्यादा ब्लीड कर गई पेशेंट। तो इसलिए हम लोग को फर्स्ट स्टेज में ही एंटीकोगुलेंट अगर चल रहा था तो उसको रोक देना है। डिजिटालिस देना है अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो। ठीक है, मतलब मोर देन पल्स रेट जो आपका मोर देन 110 पर मिनट आ रहा है, और रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 पर मिनट, मतलब कि आपका बहुत ज्यादा हाई चला गया है हार्ट रेट, तो उसमें हम लोग डिजिटालिस दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन एक चीज और है इसमें, डिजिटालिस कभी भी अगर मान लीजिए अगर लो पोटेशियम है पेशेंट में, अगर हम लोग टेस्ट किए लो पोटेशियम है, तो उसमें हम लोग को डिजिटालिस कभी नहीं देना है। ये करवाता क्या है, पोटेशियम अगर लो रहेगा तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कराने लगता है डिजिटालिस का। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी लीड कर सकता है, पॉइजनिंग लीड कर सकता है, वैसे भी पेशेंट क्या हो सकती है, डेथ कर सकती है इसमें। ऐसे क्या होता है, डिजिटालिस अगर आप लेते हैं तो वो जितना काम करना है करता है, उसके बाद वो यूरिन से बाहर निकल जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है। लेकिन अगर पोटेशियम डिफिशियंसी, जिसको हम लोग हाइपोफॉस्फेटेमिया भी बोलते हैं, अगर वो कंडीशन है तो उसके कारण डिजिटालिस का टॉक्सिसिटी लीड कर सकता है और मदर का डेथ हो सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और साथ में हम लोग डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं अगर पल्मोनरी कंजेशन है, या बहुत ज्यादा ही ब्लड का फ्लो, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए और हाइपरटेंशन को भी रिलीव कराने के लिए। और डेरिफाइलिन दे सकता है अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो। ठीक है, फिर आता है प्रिवेंट करना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, उस दौरान क्या होगा आपका, ओरली भी उस समय तो एक बहुत ज्यादा प्रोन हो सकती है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रोन हो सकती है, तो एंडोकार्डाइटिस ना लीड करे, उसको प्रिवेंट करना है। कार्डियक मॉनिटरिंग करना, ऑक्सीमेट्री सैचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर चेक करना है, से चेक कर लेना है सैचुरेशन। साथ में पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन भी हम लोग कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा हालत खराब है पेशेंट का, तो पल्मोनरी कैथेटराइजेशन मतलब कैथेटर पल्मोनरी आर्टरी में डाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, तो उसमें भी कैथेटर भेजा जाता है, और हम लोग स्टेंट भी लगाते हैं जिसमें कि और उसको डायलेट किया जा सके, जो ब्लड वेसल्स है वो जो पतला हो गया उसको डायलेट करने के लिए हम लोग एक मेशवर्क के जैसा, मतलब जाली नुमा आपका मेशवर्क होता है, वो डाला जाता है, जिसको स्टेंट भी बोलते हैं। फिर आता है आपका
इवैल्यूएशन जो होगा एंड बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कि पहले ही देख लेना है भाई फर्स्ट स्टेज में ही कि वो पेशेंट का जो हालत है कैसा है, ठीक है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट बता देगा कि ये आगे आपका लेबर कैसा हम लोग को करना है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं या हम लोग सीएस करना पड़ेगा, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। साथ में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है ना एनेस्थीसिया लग गया, अब कंपनसेशन में आपका हार्ट जो है वो कंप्लीटली क्या हो गया, फॉल, उसका हार्ट रेट सब कुछ डिक्रीज हो गया, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी हम लोग को क्या करना है, उसको एक बार से कंफर्म करवाना है कि वेदर द पेशेंट इज राइट और नॉट। फिर आपका कुछ सब एक्यूट बैक्टीरियल आपका ये क्या इंडोकार्डाइटिस जो होता है उसका प्रोफाइलैक्सिस दिया हुआ है। तो इंडोकार्डाइटिस में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को, एम्फिसिलिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो ये सब आपका ड्रग है जो कि हम लोग कब यूज करते हैं, सब अक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस के कंडीशन में यूज किया जा सकता है, ठीक है। डोजेस याद करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।